वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 14 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 14 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, न केवल यूपी पीसीएस बल्कि किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए। ठीक है, स्टेट के जो एग्ज़ाम्स है जैसे कि यूपीएसआई है, आरआरबी के एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 20 प्रश्न होंगे इसमें इंपॉर्टेंट। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को किस कार्यवाही में शामिल होने के कारण 19 दिसंबर 1927 को मृत्युदंड दिया गया? दिल्ली षड्यंत्र, अलीपुर बम षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र या फिर लाहौर षड्यंत्र? इसका आंसर है काकोरी षड्यंत्र, ऑप्शन नंबर सी, या काकोरी ट्रेन एक्शन या कार्यवाही। देखिए, काकोरी षड्यंत्र या काकोरी ट्रेन कार्यवाही जो है 1925 में हुई थी। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी जो कि जगह है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, एक ट्रेन डकैती थी ये, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और अन्य क्रांतिकारी शामिल थे। तो सी करेक्ट हो गया। हर वो चीज़ हिस्ट्री में जो यूपी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उद्देश्य क्या था इसका? क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए आवश्यक धन की आवश्यकता हेतु सरकारी खजाना लूटना था उद्देश्य। इस कृत्य में उनकी संलिप्तता के लिए रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को मृत्युदंड की सजा दी गई और 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये नंबर है इस पर व्हाट्सअप या कॉल करके, जिसमें मिलेगा आपको फुल टेस्ट पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शहर ने 1910 में भारत स्त्री महामंडल के पहले अधिवेशन की मेजबानी की थी? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास या इलाहाबाद? इस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, और जिस स्टेट का वो एग्ज़ाम है तो अधिकतर उसी का शहर या स्थान या जगह ठीक हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इलाहाबाद सी है इसका आंसर, वर्तमान का प्रयागराज। तो वर्ष 1910 में सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक आयोजित की थी और यह भारत में किसी महिला द्वारा स्थापित पहला प्रमुख महिला संगठन था। इसका उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्दा प्रथा को समाप्त करना, देश भर में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाना था। ठीक है, भारत स्त्री महामंडल, इलाहाबाद में सरला देवी चौधरानी। तीसरा प्रश्न है, सांझी कला मुख्य रूप से भारत की किस परंपरा या धार्मिक संदर्भ से संबंधित है? सांझी कला मुख्य रूप से संबंधित है कृष्ण के प्रति वैष्णव भक्ति से। ठीक है, तो सी है इसका आंसर। सांझी कला जो है मथुरा की पारंपरिक स्टेंसिल आधारित कला है जो भगवान कृष्ण के जन्मस्थान से संबंधित है। यह कला वैष्णव भक्ति परंपराओं में गहराई से निहित है, विशेष रूप से श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं की उपासना से संबंधित है। तो सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लू एनडीसी चैलेंज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 विकल्प है यहाँ पर। महासागर में प्लास्टिक प्रदूषण की निगरानी करने हेतु साझेदारी कार्यक्रम से, या ब्लू टेक नवाचार में स्टार्टअप के लिए प्रतियोगिता से, या वैश्विक महासागर आधारित जलवायु पहल है, या एक अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव महोत्सव है जिसमें समुद्री संस्कृतियों का उत्सव मनाया जाता है। क्या है ये ब्लू एनडीसी चैलेंज? यह है वैश्विक महासागर आधारित जलवायु पहल। ये है इसका आंसर। देखिए, जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में ब्राज़ील और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से किए गए ब्लू एनडीसी चैलेंज का उद्देश्य देशों को COP30 से पहले अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में महासागर आधारित जलवायु संसाधनों को एकीकृत करने में सहायता करना है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, तटीय आवास और महासागरीय समुत्थानशीलता को शामिल किए जाने को प्राथमिकता दी गई है।
तो विकल्प ए करेक्ट हो गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस कंपनी ने भारत में राफेल फ्यूजलेज उत्पादन के लिए डसाल्ट एविएशन के साथ साझेदारी की है? किस कंपनी ने भारत में राफेल फ्यूजलेज उत्पादन के लिए डसाल्ट एविएशन के साथ साझेदारी की है? ये की है टाटा एडवांस सिस्टम्स ने। डी है इसका आंसर। रिलायंस को हटा दीजिए, लार्सन्स टुब्रो को हटा दीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हटा दीजिए। देखिए, डसाल्ट एविएशन ने भारत में राफेल लड़ाकू वायुयान के फ्यूजलेज निर्माण हेतु, जो कि क्या है, विमान का एक मुख्य भाग है, उसके निर्माण हेतु टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL के साथ 4 उत्पादन हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग भारत की एरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो डी करेक्ट हो गया। एक आधा प्रश्न इसमें GS का है, बाकी सारे करंट अफेयर्स के ही हैं। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 6। वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के संदर्भ में यहाँ पर 3 कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के तहत आयोजित एक मध्य वार्षिक बैठक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? इसे औपचारिक रूप से UNFCCC के सहायक निकायों के सत्र के रूप में जाना जाता है। और तीसरा ऑप्शन है, इसका आयोजन जलवायु वार्ता के तकनीकी एवं वैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा करने तथा पक्षकारों के सम्मेलन यानी COP हेतु एजेंडा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गए बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से संबंधित। अब कोई ऐसा भी ऑप्शन है जो तीनों स्टेटमेंट को गलत करता है? ऐसा तो कोई नहीं है, तीनों स्टेटमेंट को सही करता है, ऐसा तो ऑप्शन है। ये तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, डी है इसका आंसर, 1, 2 और 3। तो वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC के तहत आयोजित एक वार्षिक मध्यवर्ती बैठक है। पहला वाला सही हो गया, दूसरा वाला भी करेक्ट है। इसे औपचारिक रूप से UNFCCC के सहायक निकायों का सत्र कहा जाता है। और तीसरा वाला भी करेक्ट है। यह तकनीकी और वैज्ञानिक चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित करता है और वर्ष के अंत में आयोजित होने वाले COP के लिए एजेंडा निर्धारित करने में मदद करता है। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फुल फॉर्म है इसकी। अच्छा, अब आ जाइए, सिपरी ईयरबुक 2025 के संदर्भ में कितने कथन है यहाँ पर? 3 है, 4 है? 4 कथन है। सिपरी ईयरबुक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, एक ही फ्रेम में डालते हैं इनको। पहला कथन कहता है कि जनवरी 2025 में भारत के पास पाकिस्तान से अधिक लेकिन चीन से कम परमाणु हथियार थे। भारत ऐसे कैनिस्टराइज्ड मिसाइलों का विकास कर रहा है जो शांति काल में परमाणु हथियारों, संभावित रूप से एक से अधिक हथियारों का वहन करने में सक्षम होंगी। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ही एक से अधिक ध्वंस शीर्ष यानी वारहेड वाली दोहरी क्षमता की मिसाइलें विकसित कर रहे हैं। वर्ष 2020 और 24 के बीच में भारत जो है वो शीर्ष 5 वैश्विक हथियार आयातकों में शामिल था। स्टेट के PCS में और UPSC सिविल सेवा में जो है बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले प्रश्न डाले जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ एक स्टेटमेंट में केवल, ये जो केवल वाले जो स्टेटमेंट होते हैं ना, ये अधिकतर गलत ही होते हैं। तो यहाँ C वाला स्टेटमेंट तो गलत ही है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ही ऐसे विश्व में देश हैं जो वारहेड वाली दोहरी क्षमता की मिसाइलें विकसित कर रहे हैं। नहीं, भारत भी तो कर रहा है। भारत कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, चीन कर रहा है, नॉर्थ कोरिया कर रहा है यानी उत्तरी कोरिया। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। बाकी पहला वाला सही है। भारत के पास पाकिस्तान से अधिक लेकिन चीन से कम परमाणु हथियार 2025 में है। भारत ऐसे कैनिस्टराइज्ड मिसाइलों का विकास कर रहा है जो शांति काल में परमाणु हथियारों, संभवतः विशेष रूप से अधिक हथियारों का वहन करने में सक्षम होंगी। तो दूसरा भी करेक्ट हो गया। और चौथा भी करेक्ट है। 2020 और 24 के बीच में भारत जो है वह शीर्ष 5 वैश्विक हथियार आयातकों में शामिल था।
तो 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाता है। तो केवल 3 में है, उसको हटा दीजिए। 1, 2, 4 ए है इसका आंसर। देखिए, सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170, चीन के पास 600 परमाणु हथियार हैं। भारत शांति काल में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम कैनिस्टराइज्ड मिसाइलों का विकास कर रहा है और इनके परिचालन में आने के बाद प्रत्येक मिसाइल पर संभवतः एक से अधिक ध्वंस शीर्ष यानी वारहेड लगाए जा सकेंगे। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है और तीसरा वाला जो गलत है, क्योंकि भारत साथ ही पाकिस्तान, चीन, रूस, उत्तरी कोरिया सहित कई देश कई वारहेड युक्त दोहरी क्षमता वाली मिसाइलों का विकास और तैनाती कर रहे हैं, न कि केवल अमेरिका और रूस। ठीक है, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, इसकी सहायता करते हैं ये करता है इसकी सहायता और ये करता है पीछे से हेल्प। ठीक है, अब देखिए तुलना देखिए, भारत के पास 180 है और चीन के पास 600 परमाणु हथियार हैं, 3 गुने से भी अधिक। तीसरा स्टेटमेंट सही है। भारत 2020 से 2024 की अवधि में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 हथियार आयातकों में से एक है। शॉर्ट टेंडम रिपीट तकनीक का उपयोग किया जाता है किसमें? शॉर्ट टेंडम रिपीट तकनीक का उपयोग किया जाता है, एलिमिनेट करते हैं चलो, विमान उड़ान की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नहीं, खगोलीय पिंडों के अवलोकन में ये भी नहीं है, ब्रह्मांडीय किरणों के अध्ययन में भी नहीं है, सी है इसका आंसर, डीएनए की पहचान में। देखिए, शॉर्ट टेंडम रिपीट एनालिसिस डीएनए की पहचान हेतु व्यापक रूप से प्रयुक्त आणविक जीन विज्ञान तकनीक है। एसटीआर यानी शॉर्ट टेंडम रिपीट डीएनए के छोटे अनुक्रम हैं जो जीनोम के विशिष्ट क्षेत्रों में पुनरावृत्त किए जाते हैं। ये पुनरावृत्त पैटर्न व्यक्तियों के बीच अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं, जिससे वे उच्च सटीकता के साथ व्यक्तियों की पहचान करने की दृष्टि से आदर्श बन जाते हैं। तो सी करेक्ट हो गया। एक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पे बड़े क्वेश्चन बने 2015 के बाद से 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF अंग्रेजी में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की स्थापना 1989 में धन शोधन से निपटने के लिए G7 की पहल के रूप में की गई थी। यह 40 सदस्यीय अंतर सरकारी निकाय है। भारत वर्ष 2013 में इसका सदस्य बना। ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं वो अधिकतर गलती होगी भारत के परिप्रेक्ष्य में, अगर वैश्विक स्तर पर सवाल है तो। ठीक है, बी में भी हो सकती है, दूसरे स्टेटमेंट में 40 की जगह 45 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना भारत से रिलेट करती हुई ही होगी। ठीक है, भारत जो है 2013 में नहीं बल्कि 2010 में इसका सदस्य बना, 13 में तो ये बाहर चला गया, इससे बाहर हो गया। तो केवल पहला दूसरा ही यहाँ पर सही है, जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए, एलिमिनेट हो जाता पूरा। FATF की स्थापना वास्तव में 1989 में G7 द्वारा धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए की गई थी। वर्तमान में भारत सहित इसके 40 सदस्य देश हैं। भारत वर्ष 2013 में नहीं बल्कि 2010 में इसका सदस्य बना था। वर्ष 2010 में इसे नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा गया था और बाद में 2013 में इस श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, तो श्रेणी से हटा दिया गया है, बाकी सदस्य है, मेंबर है ये अभी भी। ठीक है, 40 में शामिल है। तो फिलहाल अपना तीसरा स्टेटमेंट तो गलत हो ही जाता है। ठीक है, 13 में नहीं बल्कि 2010 में इसको शामिल किया गया था। 10वां प्रश्न है, मेजराना 1 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है क्या? मेजराना 1 क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने ही विकसित किया है इसको। करेक्ट है दोनों के दोनों।
मेजराना 1 एक नवीनतम विकसित क्वांटम चिप है जिसे अधिक विश्वसनीय और स्केलेबल क्यूबिट्स, क्वांटम कंप्यूटिंग की मूलभूत इकाइयों का उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। दूसरा वाला भी सही है, इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। चिप में मेजराना कणों का उपयोग किया गया है जिन्हें टोपोलॉजिकल कंडक्टरों का उपयोग करके इंजीनियर किया गया है, जो अर्धचालक और अतिचालक को जोड़ते हैं। ये कण पदार्थ की टोपोलॉजिकल अवस्था में स्थिर होते हैं, जिससे ये पारंपरिक क्यूबिट्स की तुलना में त्रुटियों के प्रति अधिक सक्षम और टिकाऊ होते हैं। 11 नंबर, हाल ही में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया है? भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। ठीक है, डी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 2025 में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जो एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वैश्विक महत्व की दस्तावेजी विरासत तक पहुंच को संरक्षित करना और इसे बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? चार में से कोई एक गलत होगा। चार नाम: वी नारायणन, ज्ञानेश कुमार, पूनम गुप्ता, अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव, पूनम गुप्ता भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर, और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या ज्ञानेश कुमार हैं वर्तमान में? और डीआरडीओ के अध्यक्ष बी नारायणन हैं क्या? इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। एक छोटा सा अमाउंट है पूरे साल के लिए, जिसमें मिलेगी आपको फुल टेस्ट सीरीज़ पीडीएफ फॉर्मेट में। आप प्रिंट करा सकते हो अगर जो वीडियोस देखना पसंद नहीं कर सकते हैं तो। लेकिन एक बार वीडियोस टेस्ट को ज़रूर देखना, क्योंकि बोल और सुनकर लंबे समय तक याद रहता है। देखिए, पहला ही वाला गलत है। जो वी नारायणन हैं वो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, डीआरडीओ के नहीं। बाकी ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, पूनम गुप्ता भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर, अंजू राठी राणा पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव। तीनों के तीनों करेक्ट हैं। बी सी डी ए ही गलत है, वही आंसर अपना। तो डॉक्टर वी नारायणन को इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। पहला वाला गलत है। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर बी कामत, जिन्हें 22 अगस्त 1922 को नियुक्त किया गया था और 31 मई 2026 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बाकी वर्तमान में ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। पूनम गुप्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाल लिया है। अंजू राठी राणा को पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शंस हमने जो है एक्सप्लेन कर दिए हैं। 13वां प्रश्न है, समुद्री अभ्यास उसका नाम है। सिक्योरिटी बेल्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका संचालन चीन, रूस और ईरान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह अभ्यास ओमान की खाड़ी में किया गया। समुद्री अभ्यास है सिक्योरिटी बेल्ट 2025, नेवल एक्सरसाइज है। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, बिल्कुल चीन, रूस और ईरान और ओमान की खाड़ी में ही आयोजित किया गया है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। एक चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था। ये बेल्ट वाले जो शब्द हैं वो चीन से जुड़े हुए हैं। सिक्योरिटी बेल्ट 2025 चीन, रूस, ईरान द्वारा आयोजित एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य समुद्री सहयोग और सुरक्षा समन्वय में वृद्धि करना है। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। दूसरा वाला भी करेक्ट है। यह अभ्यास ओमान की खाड़ी में होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट आयोजित किया गया था। ये जो होर्मुज जलडमरू मध्य है, ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। वो ज्योग्राफी वाला प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेलारूस संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में शामिल हुआ है। भारत भी एससीओ का मेंबर है, याद रखिएगा। बेलारूस संघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ है 10वें सदस्य के रूप में। भारत है क्या एससीओ का मेंबर? है भारत भाई। देखिए, जुलाई ये पर्यवेक्षक था पहले बेलारूस, अब पूर्ण सदस्य बन गया। जुलाई 2024 में बेलारूस आधिकारिक रूप से संघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य बना था। बेलारूस जो इससे पहले पर्यवेक्षक था, क्षेत्रीय सहयोग विशेष रूप से सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार किए जाने हेतु पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गया है एससीओ में।
बेलारूस के शामिल होने के साथ वर्तमान में एससीओ में पूर्ण सदस्यों की संख्या 10 हो गई है। भारत भी इसमें शामिल है, भारत भी है इसमें, पाकिस्तान भी है, चीन भी है, रूस भी है। इसके अलावा तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ईरान है और बेलारूस। चलिए 15वां प्रश्न आ गया, जीएस की हिस्ट्री। सुचेता कृपलानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। वह अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महिला शाखा की संस्थापक थीं। वह पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और सुचेता कृपलानी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महिला शाखा की संस्थापक थीं। केवल सी सही हो जाएगा, केवल एक। देखिए, सुचेता कृपलानी एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थी। जन्म हुआ था इनका 25 जून 1908 को हरियाणा के अंबाला में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक प्रमुख नेता के रूप में उभरी और उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण 1944 में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने 1940 के दशक में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महिला शाखा की स्थापना की और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1946 में उन्होंने नोआखाली में शरणार्थियों के पुनर्वास में सहायता की, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संकट के समय में आवश्यक सहायता प्रदान की। दूसरा वाला जो गलत है, सुचेता कृपलानी वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, ना कि पश्चिम बंगाल की। अब कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, खासकर उसी स्टेट के एग्जाम में। आम चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें जीती? ये इमेज किसी दूसरे प्रश्न का है, गलती से यहाँ पर फिट हो गया। कितनी जीती थी? आम चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी जीती? 30, 33, 37 या फिर 40? कितनी? 33? 33। देखिए, भाजपा ने जीती थी 33 सीटें, जबकि उसके सहयोगी दलों ने, जैसे कि राष्ट्रीय लोक दल ने 2 जीती और अपना दल ने 1 सीट जीती। तो कुल मिलाकर इन्होंने जीती थी, यानी एनडीए ने कुल जीती थी 36 सीटें। और आम चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीतकर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, सपा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। आम चुनाव 2024 में फैजाबाद लोकसभा सीट किसने जीती? आम चुनाव 2024 में फैजाबाद लोकसभा सीट जीती अवधेश प्रसाद ने, ठीक है, सपा, वो यहाँ का इमेज था। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो अगले लोकसभा चुनाव तक इंपॉर्टेंट रहेंगे। कभी भी किसी भी एग्जाम में, खासकर यूपी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, दूसरे एग्जाम में तो नहीं। देखिए, फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 5,54,289 मतों यानी 48.59% के साथ जीत हासिल की। उन्होंने हराया था भाजपा के लल्लू सिंह को, जिन्होंने 43.81% वोट मिले थे जिन्हें, यानी 4,99,722 वोट, ठीक है। बाकी बसपा उम्मीदवार सच्चिदानंद पांडे तीसरे स्थान पर और सीपीआई के अरविंद सेन चौथे स्थान पर रहे। उत्तर प्रदेश के या की वर्तमान राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं, वर्तमान में है 84 वर्ष की, और इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ए है इसका आंसर। इससे पहले थी बेबी रानी मौर्य। बाकी सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल हैं और गंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के। देखिए, श्रीमती आनंदीबेन पटेल 29 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश की 20वीं राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं और वर्ष 2025 तक अपने पद पर बनी रहेंगी, ठीक है, 31 दिसंबर तक।
उन्होंने 22 मई 2014 से 7 अगस्त 2016 तक गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में काम किया इन्होंने बाद में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का भी पद संभाला इन्होंने। और सीपी राधाकृष्ण जो है तीसरा विकल्प, महाराष्ट्र के 21वें राज्यपाल हैं। उन्होंने रमेश बैस का स्थान लिया है। और चौथा ऑप्शन, गंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। तो सभी एक्सप्लेन कर दिए। अब एक प्रश्न ये है, इकरा चौधरी ने लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की किस सीट से जीत हासिल की? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो यूपीएसआई में पूछे जा सकते हैं, याद रखना इनको। यूपीएसआई हो गया, लेखपाल वगैरह, इसी तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं उसमें। इकरा चौधरी ने लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की किस सीट से जीत हासिल की? कैराना से। डी है इसका आंसर। इकरा चौधरी ने लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश से कैराना सीट से जीत हासिल की। सीधा सीधा याद रखिएगा। एक और प्रश्न जो यूपी से रिलेट करता हुआ ही है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आम चुनावों में उत्तर प्रदेश के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था? रायबरेली, फूलपुर, अमेठी या इलाहाबाद? देखिए, वर्तमान में ये जो निर्वाचन क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास है। तो क्या हो गया इसका उत्तर? फूलपुर। ठीक है, इलाहाबाद के पास है ये जगह। फूलपुर, ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1952, उसके बाद 1957 और 1962 में फूलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 1964 में उनकी मृत्यु तक यही उनका निर्वाचन क्षेत्र रहा। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद के निकट फूलपुर को कभी एक प्रतिष्ठित सीट माना जाता था, जो नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित और बीपी सिंह जैसे प्रतिष्ठित नेताओं से संबंधित था या थी। वर्तमान में वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज जिले के फूलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। तो 20 प्रश्न थे इसमें, 14-15 प्रश्न या 16 प्रश्न तक या 17 प्रश्न तक करंट अफेयर से रिलेट करते हुए ही हैं। इम्पोर्टेंट है यूपी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। बाकी फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, ये नंबर इस पर व्हाट्सअप करके, यही नंबर है गूगल पे, फ़ोनपे पर, अगर आप फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट है पूरे साल के लिए, इतना कम इसलिए रखा है ताकि सभी लोग इसको ईजिली अफोर्ड कर सकें। धन्यवाद।